अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारा आज का लेक्चर है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोल देखा था कि कोयला बनता किस तरह है और उसके बाद उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस बेस पे टाइप्स बनाई हुई हैं। आज का लेक्चर हमारे पास ये है कि हमारे पास अब कोयला आ गया। अब कोयला जो है हमने उस कोयले के अंदर से उसकी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस अलग करनी है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देख लें कि आपको ये पता हो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है। तो उस वीडियो के अंदर आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का आइडिया हो जाएगा। अब उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वीडियो जल्दी से देख लें, तकरीबन 3-4 मिनट की है, जल्दी से देख के फिर वापस आ जाएं ताकि आपको लेक्चर की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब होता ये है कि हमने कोयले को गर्म करना होता है। नॉर्मली तो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर किस तरह का जो है ना वो फिनोमिना होता है कि इस तरह की एक ट्यूब ली जाती है। इस ट्यूब के अंदर जो है हमने लेट सपोज यहाँ पे कोयला रखा हुआ है, ये कोयला रखा हुआ है। अब यहाँ से ये ट्यूब ऊपर से जो है ना ये इसको यहाँ पे इसके ऊपर कॉक लगा होता है और ये ट्यूब आगे से जो है ना यहाँ से इसके अंदर से एक बिल्कुल बारीक सा पाइप गुजार के जो है ना इसको अटैच किया होता है एक दूसरी ट्यूब के साथ, जो कि एक आगे जो है ना मज़ीद एक अगली ट्यूब के अंदर जा रही होती है ताकि जो इधर से फ्रैक्शंस अलग होनी है वो आपको वहाँ पे अलग होती हुई नज़र आए। ये इस तरह जो है ना उसकी डायग्राम्स बनाई हुई है। तो यहाँ से जो है ना हम चीज़ों को निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखते हैं होता क्या फिनोमिना। नॉर्मली इसको स्टैंड के ज़रिए रखा होता है और यहाँ पे जो है ना हम कोयला रखा होता है और कोयले को यहाँ से हम हीट करना शुरू करते हैं। ये कोयला पड़ा हुआ है हमारा, ये हमारा कोल है। कोल को तकरीबन आपने गर्म करना है 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में। इसी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए एक और वर्ड भी पायरोलिसिस इस्तेमाल होता है। पायरो भी जो है ना वो हीट को कहते हैं, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, हीट दे के किसी चीज़ को तोड़ना, उसको पायरोलिसिस कहते हैं। इसी के लिए वर्ड जो है वो कार्बोनाइजेशन का भी इस्तेमाल होता है। तो खैर ये हमारे पास है कि यहाँ से जब हमारे पास कोयला होता है ना तो हम इसको यहाँ पे हीट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम हीट करेंगे ना तो उसके अंदर से कोयले के वोलेटाइल कंपोनेंट्स अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले उसके अंदर से कुछ गैशियस कंपोनेंट्स अलग होते हैं। अब वो गैशियस कंपोनेंट्स अलग होते हैं तो वो सबसे पहले जो फ्रैक्शन हमें मिलती है वो होती है कोल गैस। अब ये जो कोल गैस है ये 3 से 4 गैसेस का मजमूआ है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो मीथेन भी इस्तेमाल है, मीथेन इसके अंदर होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है। तो ये 3 गैसेस का एक मिक्सचर होता है जिसको कोल गैस कहते हैं। अब नॉर्मली जो है ये कोल गैस जो है ना जब इसको जलाते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, तो हम इसको जो है वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ भी इसको इस्तेमाल करती हैं और बेसिकली होता ये है कि ऐसी जगहों पे एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें इस तरह का एक इन्वायरमेंट चाहिए हो कि यानी जो गैसेस बर्न हो रही हैं कि वो इनर्ट होनी चाहिए, यानी हमारी प्रोडक्ट के साथ वो रिएक्शन ना करती हो। अब देखें इसके अंदर मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मुख्तलिफ गैसेस का जो मिक्सचर है ये सारी की सारी गैसेस ऑलमोस्ट इनर्ट है, इनएक्टिव गैसेस होती हैं, यानी ये रिएक्शन नहीं करती। तो इस किस्म की गैसेस को अगर इस्तेमाल किया जाएगा ना फ्यूल के तौर पे तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हम बनाना चाह रहे हैं ये उनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगी और हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेव रहेंगी। इसलिए ये जो कोल गैस है इसको हम लोग एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ से सबसे पहली फ्रैक्शन अलग होगी, वो यहाँ से गैसियस स्टेट में निकलती जाएगी और गैसेस जो होंगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पे आपको पहली फ्रैक्शन मिलती है जी कोल गैस की। अब उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो मज़ीद उसको हीट कर रहे हैं आप, तो हीट करने के बाद जो आपको दूसरी फ्रैक्शन निकलती हुई नज़र आती है वो हमारे पास होता है एमोनिकल लिकर। एमोनिकल लिकर जो है ना वो नाम से जाहिर है इसके अंदर कोई अमोनिया जैसी चीज़ होगी। तो इसकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि एमोनिया गैस इन वाटर, यानी एक सोल्यूशन बना होता है कि एमोनिया गैस और पानी का जो है ना वो एक सोल्यूशन बना होता है। यानी ये जैसे मैंने रिएक्शन लिख दिया अमोनिया और वाटर का रिएक्शन होगा तो ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मिक्सचर सा बना होता है, मिक्सचर पानी के अंदर एक मिक्सचर बना हुआ है, तो उसका जब हम ट्रीट करवाते हैं ना आगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये एमोनियम सल्फेट बनाता है, ये एक फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह के ये जो एमोनिकल लिकर जैसी चीज़ें हैं ना ये हमारे पास मुख्तलिफ रिएक्शंस करवा के हम इसको जो है ना फर्टिलाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी लिखी है। उसके बाद एक बड़ी फ्रैक्शन आती है कोलतार। अब नॉर्मली पहले तो इस तरह होता था कि जब स्टार्ट में ये काम शुरू किया तो लोगों ने जो है ना वो कहा जी ये कोलतार जो है वो ये स्याह मादा है,
बेसिकली ये जो कोल तार है ना, ये गहरे स्याह रंग का जो है ना वो मादा होता है, और गारे की तरह का, जैसे मड जो है ना पानी और मिट्टी का मिक्सचर बनाया होता है, गारा होता है, तो उस गारे की तरह का मटेरियल होता है, गहरे काले रंग का। तो लोगों ने कहा जी ये किसी काम की चीज़ नहीं है, लोग पहले तो इसको फेंक देते थे। लेकिन जब लोगों ने इसको उठा के इसका ज़रा मुआयना करना शुरू किया ना, यानी इसका पोस्टमार्टम जब करना शुरू किया कि इसके अंदर है क्या, तो उसके अंदर से उन्होंने देखा कि उसके अंदर से तकरीबन 215 मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे थे। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, उसके अंदर से फ्रैक्शन मिल रही है कोल तार। उस कोल तार को जब आगे से मजीद उसकी फ्रैक्शंस देख रहे हैं तो तकरीबन उसके अंदर 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, और 215 में से ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बात की है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो भी लेक्चर जाके जो है वो देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अब 215 से ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो एरोमेटिक होते हैं, बेंजीन है, फिनॉल है, टोलिन है, एनिलीन है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब उसके बाद कोल तार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शंस होती हैं, उसके बाद लाइट ऑयल है, मिडल ऑयल है, हैवी ऑयल है, एंथ्रासीन ऑयल है, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शंस मिलती हैं। अब ये गहरे स्याह रंग का मादा होता है, लिक्विड टाइप, गारे की मानिंद। अब ये जो इसके अंदर मुख्तलिफ फ्रैक्शंस है ना, इसको हम अलग करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के। देखिए कोयला जो था ना, कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा के हमें कोल तार मिल रहा था, लेकिन अब जो हमारे पास कोल तार आया ना, ये गारे की मानिंदा, यानी ये सॉलिड नहीं है, ये सेमी सॉलिड या लिक्विड टाइप मटेरियल है। तो लिक्विड के अंदर से उसकी कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाना है ना, तो ये काम हम करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, वो भी आर्टिकल जब अगर आपने स्टार्ट होने से पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देखा है तो उसी लेक्चर के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में भी बात की है। वो 3 से 4 मिनट की वीडियो वो देख लें ताकि आपको ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी समझ आ जाए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम इसके अंदर से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इसके अलग करते हैं, और अलग करने के बाद ये जो मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स हमें इसके अंदर से मिलते हैं जो कि एरोमेटिक हैं, इनको हम मुख्तलिफ यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके मुख्तलिफ यूज़ हैं, यानी इनको ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको जो है ना पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइज बनती हैं, इसे डाइज होती हैं, कलर्स वगैरह जो होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रंग करवाना है अगर आपने किसी कपड़े को, तो डाई कहते हैं उसको। तो डाइज बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव धमाका खेज कुछ चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद वार्निशेस, रंग रोगन वगैरह जो होते हैं, ये चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आगे प्लास्टिक्स बनते हैं, फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर यानी धागा भी इससे बनता है, और दूसरी साइड मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स के अंदर पेस्टिसाइड्स बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी इससे बनाए जाते हैं जो कि पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, यानी मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन इससे बनाई जाती हैं। तो ये बहुत सारे यूज़ हैं। फिर एंड पे जब आप कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, सारी फ्रैक्शंस उसके अंदर से अलग हो जाती हैं, तो उसके नीचे भी आपको एक ब्लैक सा रेजिड्यू बचता है। अब वो जो ब्लैक सा रेजिड्यू होता है ना, ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार, इसको हम कहते हैं पिच। तो ये हम लोग कहते हैं जो पिच होती है ये सर्फिसिंग ऑफ रोड या सर्फिसिंग ऑफ रूफ, छत की जो है ना सर्फिसिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कि बाहर जो सड़कें बन रही होती हैं, ये लुक के ऊपर जो है ना वो ब्लैक गाढ़े से कलर का एक मटेरियल डालते हैं ताकि जो है ना वो अच्छी तरह जो उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर जो पत्थर है वो उसके अंदर अच्छी तरह लग जाएं, और उसके ऊपर फिर वो जो है ना वो रूलर फेरते हैं। पहले मतलब लोग ये समझते हैं कि ये जो कोल तार है ना, ये सर्फिसिंग ऑफ रोड यानी रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये कोल तार नहीं इस्तेमाल होता। कोल तार तो हमारे पास बहुत महंगी आइटम है, इसके अंदर से सारी फ्रैक्शंस अलग करनी है, उसके बाद हमने ये चीज़ें बनानी होती हैं। उसके बाद जो एंड पे रेजिड्यू उसका बचता है ना, जिसको पिच कहते हैं, वो पिच इस्तेमाल होती है सर्फिसिंग ऑफ रोड के लिए, यानी एंड पे जो मटेरियल बच जाता है उसको रोड रूट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, या छतों के ऊपर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद जब ये 3 फ्रैक्शंस अलग हो जाती हैं तो एंड पे यहाँ पे कोई मटेरियल जो बाकी बच जाता है ना, यानी कोल का, ये जो कोल रखा था, इस कोल का जो बाकी रेजिड्यू बाकी बच जाता है ना, इसको हम कहते हैं कोक। और कोक हम ये कहते हैं तकरीबन 98% जो है ना ये कार्बन होता है, प्योर कार्बन। और यकीन करें कि ये जो बाकी फ्रैक्शंस तो हैं ये तो कम ही मिलती हैं, यानी अगर ज़्यादातर देखा जाए तो कोयले की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको सबसे ज़्यादा कोक मिलती है। यानी एक रफ सा आइडिया यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर 1000 kgs, अगर 1000 kg अगर आप लोग कोयला जलाते हैं ना, तो उसके अंदर से तकरीबन 750 kg आपको जो है वो कोक मिलता है। और ये कोक भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है कि बेसिकली ये हमारा एक मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस के हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए हम अपने मिनरल्स के अंदर से अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी।
उस मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर हम जो है ना इस कोक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये हमें पता है कि रिडक्शन होती है जी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड के अंदर से ऑक्सीजन निकालना या किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन है उसको निकालना, उसको कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट अपने अंदर से ऑक्सीजन रिमूव करवा रहे हैं तो हम कहते हैं उसकी रिडक्शन हो गई है, और जिसने ये काम करवाया होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाउंड्स होते हैं, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है हमारे मिनरल्स के अंदर, तो आयरन के साथ जो ऑक्सीजन है ना, कार्बन आयरन के साथ ऑक्सीजन जो होता है उसको खींच लेता है, निकाल लेता है, और जो है ना आयरन को अलग हो जाता, आयरन को अलग कर देते हैं। तो ये कोक जो है ना ये स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इस्तेमाल होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। इसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अच्छे तरीके से जल जाता है। अच्छा, उसके बाद ये सारी की सारी फ्रैक्शंस थी, कोल गैस हो गई, एमोनिकल लिकर, कोल तार, और उसके बाद कोक, और एंड पे रफ सा आइडिया अगर मैं आपको अपने मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से दूं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बेबहा कोयला मौजूद है। आप यकीन करें कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोयले के ज़खायर की बात की जाए तो ये एक लिखा हुआ है कि 184 बिलियन टन कोयला जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बिलियंस के हिसाब से जो है ना वो कोयला पाकिस्तान के अंदर, बिलियन टनों के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर कोयला मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोयले को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चूना भट्टियों के अंदर जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है जलाने के लिए, या फिर तकरीबन 80% कोयला जो है ना वो ईंटें बनने के लिए जो भट्टे होते हैं वहाँ पे जलाया इस्तेमाल किया जाता है। लाइम किल्न के अंदर, चूना भट्टियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कुछ उसका इस्तेमाल जो है ना हाउस होल्ड यूज़ के लिए है। अगर कोयले से बिजली बनाने की बात की जाए ना तो पाकिस्तान के पास इतने ज़खायर मौजूद हैं कि तकरीबन 200 साल तक पाकिस्तान की एनर्जी की डिमांड पूरी की जा सकती है। कोयले से अगर बिजली बनाने की बात की जाए तो 200 साल तक की बिजली पाकिस्तान पैदा कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात फिर वो यही है कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं या इस तरह के जो है ना चीज़ें नहीं हैं कि ये काम कर सके। और उसके बाद बैरूनी कुछ प्रेशर्स भी होते हैं कि मतलब कोयले से जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो स्मोक से ख़राब होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स हवा के अंदर जाते हैं, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा जो है ना नताइज निकलते हैं, जिस वजह से बाहर के ममालिक भी हमारे ऊपर प्रेशर डाले हुए हैं कि ये काम नहीं करना। लेकिन देखिए पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब क्यों हैं, ये होने तो नहीं चाहिए। एक पूरी जो है ना अथॉरिटी काम कर रही है सिंध कोल अथॉरिटी के नाम से, SCA सिंध कोल अथॉरिटी। अब इसका काम ये है, इसका एक सिंध के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कोयला है वो ज़्यादा थर के इलाके में पाया जाता है, सिंध में, तो सिंध के अंदर जो है ना ये कोल अथॉरिटी बनाई है, और बाकायदा इसके डायरेक्टरेट जो है ना वो मुख्तलिफ सूबों के अंदर मौजूद हैं, बलोचिस्तान के अंदर है, सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर है। डायरेक्टरेट बनाए हुए हैं कि वो लोगों को जो है ना इस तरह के, हुकूमत की तरफ से इस तरह के इदारे बनाए हुए हैं। ये जो कोल अथॉरिटी है, इनके डायरेक्टरेट मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये जो सरमायादार तबका है इनको इस चीज़ पे आमादा करें कि ये कोयले को इस्तेमाल करके जो है ना उसको इस्तेमाल के अंदर लेके आएँ, उसको जो भी उसके लिए इंसेंटिव देने हैं, जो भी उनके लिए जो है उनको लालच देनी है, ये इदारे जो है ना वो सरमायादारों को इस चीज़ पे कायल करें कि वो कोयले को इस्तेमाल करके जो है ना अपनी ज़रूरियात पूरी करें। तो खैर अब इतने वसाइल तो हमारे नहीं है कि कोयला सबसे पहले निकालना भी है, उसके बाद फिर आगे इसके इस्तेमालात। खैर लेकिन अगर देखा जाए तो कुदरती वसाइल के लिहाज से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है। तो खैर अगर आपने शायद एक बात सुनी हो तो अंग्रेज़ जो है ना वो बरे सगीर को सोने की चिड़िया कहते थे, वो कहते थे इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे आसानियाँ करे हमारे लिए भी। और ये हमारा लेक्चर था कोल के हवाले से, जिसके अंदर हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसके अंदर से फिर भी मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।